मित्रों नमस्कार। मेरी मुराद जयप्रकाश नारायण से है और इस व्यक्ति की जो संघर्ष की जो कहानी है वो इतनी विचित्र है, विलक्षण है कि उसको इम्बाइब करना, उसको पहन लेना या उसको आत्मसात करना बड़ा सुख देता है कि कोई व्यक्ति कितना जूझ सकता है। ये कभी सीखना हो तो गांधी के बाद हमें जेपी से सीख लेना चाहिए। मुझे तकलीफ़ इस बात की हुई कि मैं कुछ वर्ष पहले एक विश्वविद्यालय में पत्रकारिता के ऊपर एक लेक्चर के लिए गया और पत्रकारिता में जब पत्रकारिता के ऊपर सेंसर की बात या सैंक्शंस की उसके अगेंस्ट बात चली तो मैंने उस संदर्भ में सारे स्टूडेंट से पूछा कि आप जेपी मूवमेंट को जानते हैं। तो मैं हैरान रह गया कि जेपी मूवमेंट तो क्या, जयप्रकाश का नाम भी उन बच्चों को पता नहीं था। और इस चीज़ ने मुझे बड़ा उद्वेलित किया कि ये कैसे हो सकता है कि हमारी पीढ़ी जो है बिल्कुल भूल रही है। और फिर लगा कहीं ना कहीं इस कोताही के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। कितनी बड़ी शख्सियत के नाम को हमने अपनी ज़िंदगी से, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से, अपने प्रकाशनों से और अपने सामान्य जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, संवाद होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमसे कोताही हो गई, हमने उन सबको दूर कर दिया। तो वो एक बड़ा अपने आप में लगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जयप्रकाश को याद करना और उनके जीवन का जो वृत्त है इसको देखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विलक्षण चीज़ है। मित्रों, ये शख्सियत शायद गांधी के बाद सबसे बड़ी ऐसी शख्सियत थी जिसको एक लंबे अरसे तक याद किया जाएगा, इसलिए भी कि वो सत्ता के गलियारे से कोसों दूर रहा सदा। यद्यपि उन्हें पंडित नेहरू ने भी एक बार कहा था, जेपी ने भी स्वयं ने स्वीकार भी किया कि पंडित नेहरू ने मुझे एक बार भारत का भावी प्रधानमंत्री कह दिया था, लेकिन और ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि पंडित नेहरू की ओर से पेशकश आई थी कि पहला जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें जेपी स्वयं शामिल हों। लेकिन जेपी ने अपने आप को सत्ता के गलियारे से बिल्कुल दूर रखा और स्पष्ट कर दिया कि मेरा मकसद उस गलियारे में जाकर कुछ एक प्रशासनिक फैसला ले लेना नहीं है। मेरा मकसद इस देश के सामान्य हितों और इस देश की आम जनता के प्रति समर्पण भाव से सेवा करना, उनमें जागृति फैलाना, जागरूकता फैलाना, अधिकारों के बारे में बात करना, ये मेरे मुद्दे हैं। और मेरा जो जीवन की जो शैली है वो भी इन्हीं बातों की ओर समर्पित है। मित्रों, इस शख्स ने बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखे। विवाह हो गया था प्रभावती देवी से, और जब इनको लगा कि इनकी ज़िंदगी का जो कैनवस है सिर्फ एक पारिवारिक ज़िंदगी तक सीमित नहीं रह सकता, तो इन्होंने स्वयं बापू के पास जाकर, महात्मा गांधी के पास जाकर वहाँ कुछ दिन के लिए प्रभा को छोड़ दिया कि बापू, इसे मैं सुरक्षित स्थान पर छोड़े जा रहा हूँ, ये आपकी सेवा करेगी और मैं अभी कुछ और करना चाहता हूँ। और इस संकल्प को लेकर ये वहाँ से अमेरिका चले गए। वहाँ जाके बहुत कई वर्षों तक वहाँ अध्ययन किया। उन दिनों छात्रवृत्तियाँ और इन चीज़ों की परंपरा नहीं थी भारतीयों के लिए, और इनको वहाँ पर अपना गुजारा करने के लिए कई बार फेस क्रीम बेचनी पड़ी। देखने में इतने हैंडसम थे कि वो सबको बताते कस्टमर्स के पास जाकर, बायर के पास जाकर, देखो मैं कितना हैंडसम हूँ और मैं ये क्रीम लगाकर ही खूबसूरत हुआ हूँ। तो ये कंपनी के द्वारा सिखाए गए वो मार्केटिंग के गुर थे जिनके आधार पर जेपी ने अपनी ज़िंदगी इस तरह से बहन की और अपनी शिक्षा के लिए जो खर्च जुटाने के लिए उन्होंने हर छोटा से छोटा काम वहाँ करने में संकोच नहीं किया। श्रमिक के रूप में भी काम किया। एक केमिकल फैक्ट्री में सिर्फ लोशन बनाने का जो एक मजदूरी का काम था वो भी किया, और मकसद ये था कि वो ज़िंदगी को बड़ी बारीकी से समझना चाहते थे और उसकी जितने भी एक पॉजिटिव जो एक चीज़ें हैं, जो सकारात्मक जो बिंदु हैं, उन सबको लाकर अपने देशवासियों के साथ साझा करना चाहते थे। जेपी की ज़िंदगी का संघर्ष स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी के साथ ही जुड़ने से शुरू हो गया था, और उसके बाद निरंतर जेलों में ज़िंदगी कटी। और ये कुछ लोग ऐसे थे उस काल में, शायद हम बाकी नाम भी भूल चले हों जेपी की तरह, डॉक्टर लोहिया थे, कुछ और लोग थे। ये लोग जेल फांद कर बाहर आकर इन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाया। इन्होंने अपना एक प्राइवेट निजी एक रेडियो स्टेशन का संचालन भी किया काठमांडू से। और ये एक ऐसी एकमात्र शख्सियत जेपी हैं, थे भी और हैं भी, कि इनको भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में एक समान सम्मान मिलता रहा और वो लोग दीवाने थे जेपी को सुनने के लिए। और आप कभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जैसा बंदा जेपी के बारे में पूरी कविता लिख मारे।
और वो जेपी का आंदोलन जो था, एक संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, उसने इतना प्रेरित किया था कि उस वक्त रामधारी सिंह दिनकर ने पटना की जनसभा में ये कविता पढ़ती थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और सभी लोग आंदोलन में इनके साथ ऐसे जुड़े। और उसके बाद गुजरात में जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन, गुजरात में जो नई ऊर्जा का आंदोलन जेपी ने शुरू किया, वो भी अद्भुत था। और इस आंदोलन को लेकर वो बहुत आगे बढ़े। और उसके बाद जनता पार्टी की स्थापना कैसे हुई, जेपी के प्रयासों से हुई, राजघाट पे शपथ ली गई। और उसके बाद सिर्फ जेपी के ही संकल्प से ये मुमकिन हो पाया कि देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1977 में हुआ। 1975 और 70 के बीच में 2 साल इनको निरंतर जेल यात्रा काटनी पड़ी। और उसके बाद गुर्दे भी ख़राब हो गए। चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में बहुत देर दाखिल रहे। और ये भी एक आरोप बाद में लगा कि यहीं पर उनके इलाज में कोताही हुई। और उसके बाद इनका जो गुर्दे हैं दोनों ख़राब हो गए। डायलिसिस पे ज़िंदगी कटती रही। लेकिन डायलिसिस पे ज़िंदगी कटने के बावजूद इस शख्स ने संघर्ष जारी रखा, एक दिन का भी विश्राम नहीं किया। और वो पूरी सरकार को मार्गदर्शन दिया। और मार्गदर्शन के साथ साथ ही इन्होंने बहुत सारे ऐसे अभिनव प्रयोग सरकारों के कार्यकाल में, विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में किए, जिनका आज भी कोई जवाब नहीं है। भूदान आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था विनोबा भावे का। उसमें भी सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो जेपी की थी। तो मित्रों, ऐसी शख्सियत को भूलना जो है वो पाप है। पाप किसके साथ? अपने आप के साथ। कि हमें लगता है कि हम एक ऐसी शख्सियत को कैसे भूल सकते हैं जिसने स्वतंत्र भारत में हमारे दिलों में नागरिक अधिकारों के प्रति, हमारे अपने अधिकारों के प्रति, जन अधिकारियों के प्रति इतना एक विशाल आंदोलन छेड़ा हो, जो आंदोलन जन जन में फैल गया हो। और आज उनके नाम पर संस्थान तो बहुत हैं। LNJP हॉस्पिटल दिल्ली में भी है, इरविन का नाम बदल के LNJP कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं उनके नाम पे बने हुए। लेकिन उनके आदर्शों को कहीं ना कहीं राजनेता भी भूल गए। और कहीं कहीं आम जन, कहीं ना कहीं आम जन जिसके प्रति वो पूरी ज़िंदगी समर्पित रहे, वो भी भूल गया। तो ऐसी शख्सियत को नमन करना आज के दिन बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। और मुझे उम्मीद है कि आप कभी कभी नेट पे सर्च करके या यूट्यूब में इनके भाषणों को ज़रूर सुनेंगे, ख़ास तौर से वो भाषण जो संपूर्ण क्रांति के दौरान दिए गए थे। शुक्रिया।